वेलकम एवरीबॉडी। मैं सुरेश कुमार। ईएस का टॉपिक आज आपको करवाऊंगा श्रम कल्याण अधिनियम। ईएस मीन्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, तो श्रम कल्याण अधिनियम के बारे में हम सबसे पहले इसी चैप्टर के बारे में समझना चाहेंगे कि ये क्या होता है। तो इसके परिचय में या इसके इंट्रोडक्शन में हम क्या बोलेंगे, इसके बारे में हम ये पढ़ सकते हैं कि आज से पहले जो है औद्योगिक क्षेत्र इतनी जो है विकास नहीं कर पाया, उन्नति नहीं कर पाया, लेकिन अब जो है औद्योगिक क्षेत्र दिन भर दिन प्रगति कर रहा है। तो औद्योगिक क्षेत्र के उन्नति करने के साथ साथ जो कारखाने फैक्ट्रियां जो भी है उनके विकास होने के साथ साथ उनमें मशीनों के, उनके उपकरणों के जो है बढ़ावा मिल रहा है। तो मशीनें उपकरण जैसे बढ़ रही है, तो एक एग्जाम्पल पे तौर पे मैं आपको बताऊं कि मान लो 10 व्यक्ति जो है वो किसी को कार्य को अगर 2 घंटे में कर रहे हैं, तो वही कार्य जो एक मशीन 10 या 15 या 20 मिनट में कर रही है। तो जो उद्योग में यही तो चाहते हैं कि समय कम लगे और काम जल्दी हो। तो इन चीज़ों को देखते हुए, इनको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे मजदूरों का शोषण हो रहा है। कैसे? जैसे कोई मशीन है वो जल्दी कार्य कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया, तो मजदूर ये चाहेगा कि उसको काम मिल नहीं रहा है, तो वही जो कार्य मजदूर 400 रुपये में कर रहा था वो कहेगा कि मुझे 300 या 250 दे दो जी, मैं तो कर दूंगा। तो उससे क्या है, कार्य तो वो पूरा कर रहा है लेकिन उसका शोषण हो रहा है। तो इन्हीं चीज़ों से निपटने के लिए, इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए जो है सरकार ने श्रमिक कानून बनाए जो इसी चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। श्रमिक कानून बनाए जिससे क्या है, उनके श्रमिकों के जो आश्रित हैं या उनके हितों की रक्षा को देखते हुए कुछ कानून बनाए गए हैं। जैसे मैं आपको कुछ बताऊंगा, 1 बाय 1 हम सभी पढ़ेंगे। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम है, किसी को कोई नुकसान हो जाता है, चोट लग जाती है तो उससे संबंधित जो है। इसी तरह कारखाना अधिनियम है, उसमें भी मैं आपको आज यही टॉपिक क्लियर करवाऊंगा। प्रशिक्षु अधिनियम है, मान लो कोई लेडीज जो है प्रशिक्षु अधिनियम जो आपके अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड है, आईटीआई के बाद आपने सुना भी होगा नाम, तो वो भी हम पूरा इसमें पढ़ेंगे। इसी तरह प्रसूति अधिनियम है, तो लेडीज से जो उनके डिलीवरी से रिलेटेड जो भी मतलब लाभ दिया जाता है वो हम 1 बाय 1 सभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ईएसआई वगैरह बहुत सारे हैं रूल। तो हम सबसे पहले आज जो पढ़ना चाहते हैं वो हमारा टॉपिक है कारखाना अधिनियम 1948। हम यही पढ़ेंगे आज, कारखाना अधिनियम 1948। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, फैक्ट्री एक्ट 1948। फैक्ट्री एक्ट 1948। कारखाना अधिनियम क्या होता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। आपको ये चीज़ तो दिखाई दे रही है कि ये 1948 में बना, ये क्वेश्चन आपका पक्का बन गया क्योंकि ये आते हैं कि ये अधिनियम कब बना था, तो ये चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो गई। अब देखिए आप, फैक्ट्री अधिनियम जो है वो क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो किसी भी फैक्ट्री में या कारखाने में अगर एक साल के अंदर 10 मजदूर कर रहे हैं, वो भी बिना बिजली के उपकरणों की सहायता से, या तो ये उस पर लागू होगा, या फिर अगर बिजली के उपकरणों की सहायता से हम कोई प्रोडक्शन ले रहे हैं तो उसमें 20 या 20 से ज़्यादा मजदूर होने ज़रूरी है। यही कहता है कारखाना अधिनियम 1948। क्लियर बात कि बिजली का मतलब ये नहीं है कि उसमें लाइट ही नहीं आ रही कारखाने में, वहाँ तो पंखे भी चलेंगे, ट्यूब वगैरह, CFL वगैरह ये भी चलेगी, एग्जॉस्ट फैन ये भी चले, जो है फैन वो भी चलेगा, लेकिन मशीनों के द्वारा प्रोडक्शन नहीं। तो उस बिजली के अगर उपकरण नहीं लगे हैं, मतलब मशीनें नहीं लगी हैं, उनसे प्रोडक्शन नहीं लिया जाए, तो वहाँ तो होना चाहिए कम से कम 10-12 मजदूर। अगर बिजली से ही प्रोडक्शन लिया जा रहा है तो कम से कम कितने, 20 या 20 से अधिक होने ज़रूरी है। ये कहलाता है कारखाना अधिनियम 1948। अब देखिए ये कब बना, इनके बारे में जो क्वेश्चन आते हैं, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई थी जो मैंने अभी बताई थी। अब सबसे पहली बात ये है कि ये जो है 28 अगस्त 1948 28 अगस्त 1948 को इससे संसद से पारित करवा दिया गया, संसद से पारित हो गया था ये। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। जबकि 23 सितंबर 1948 को इसे लागू कर दिया गया। ये 2 क्वेश्चन बन गए, देखिए अब। ठीक है, बना यहाँ तो मैंने सीधा 1948, लेकिन यहाँ डेट भी फिक्स की है। देखिए
28 अगस्त 1948 को इसे पारित किया गया संसद में। इसका जो है इसके बारे में बोल के इसे पारित किया गया कि हम इससे ये फ़ायदे उठाएंगे, इससे मजदूरों को ये फ़ायदा होगा और कारखाने के मालिक को उसको भी ये फ़ायदा होगा। तो उस चीज़ को देखते हुए इसे संसद से पारित कर दिया गया कि हाँ ये चीज़ सही है। और इसी तरह जब 23 सितंबर 1948 को इसे क्या है लागू कर दिया गया। जबकि एक और देखिए 1 अप्रैल 1949 को ये पूरे भारत में लागू हो गया, पूरे भारत में लागू कर दिया गया, ठीक है। बट एक J&K जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के जो है ये पूरे भारत में लागू कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि कारखाना अधिनियम कब संसद से पारित किया गया? 28 अगस्त 1948 को। लागू कब किया गया? 23 सितंबर 1948 को। 1 अप्रैल 1949 को ये पूरे भारत में लागू कर दिया गया। और कौन से प्रांत को छोड़ के या कौन से राज्य को छोड़ के? तो J&K जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। क्लियर? तो ये इससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी थी। अब हम बात करते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। फैक्ट्री एक्ट जो है 1948, इसके क्या क्या फायदे हैं। देखिए इसके उद्देश्य जो हैं, हम इसके उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्यों बनाया गया, इसका क्या उद्देश्य था। कारखाना अधिनियम 1948 का उद्देश्य, तो सबसे पहले क्या है, जो श्रमिक तथा नियोजक के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना, इसका मतलब क्या है, श्रमिक यानी कार्य करने वाले मजदूर, इसी तरह नियोजक यानी मतलब फैक्ट्री का मालिक जो है, जो उनका मैनेजर जो है, उनके बीच में क्या है, अच्छे संबंध स्थापित करना। इट मीन्स उनके बीच में अगर कोई वाद विवाद है उसको दूर करना, और उनके बीच में अगर अच्छा संबंध रहेगा, मजदूर खुश रहेगा, समय पे वेतन मिलेगा, हर चीज़ समय पे मिलेगी, तो क्या है, वह अच्छा कार्य करेगा, आउटपुट जो है उसकी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखते हुए उनके बीच में अच्छा संबंध बनाने इसका उद्देश्य है। अगला उद्देश्य क्या है, देखिए जो श्रमिक है यानी कामगार है, कामगार या श्रमिक के कार्यस्थल पर स्वास्थ्य संबंधी तथा सफाई संबंधी नियम। यहां पे क्या कह रहा है, देखिए कार्यस्थल पर स्वास्थ्य संबंधी सफाई अधिनियम। तो जब मजदूर किसी फैक्ट्री में कार्य कर रहा है तो उस स्थान पे जहां मजदूर कार्य कर रहा है उस स्थान पे साफ सफाई होनी चाहिए, स्वास्थ्य से संबंधित नियम बने हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं है मजदूर को वहाँ वो कार्य कर रहा है और वो जान जोखिम में डाल के जो अपना कार्य कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए इसमें क्या क्या आ जाते हैं, देखिए मैं आपको यही बता देता हूँ इसमें क्या क्या आ जाएंगे। इसमें आपके दिमाग से क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो क्या है, जहाँ वो कार्य कर रहा है वो क्या वहाँ क्या होना चाहिए, साफ सफाई। साफ सफाई का मतलब फर्श आदि जो है वो साफ होने चाहिए, फर्श पे पानी ना हो या फिर ग्रीस तेल आदि कोई चिकनाई युक्त पदार्थ ना हो जिससे वो फिसल के गिर जाए, या उसके ऊपर से सीधी तार वगैरह न डाल के इधर उधर ले जाई जा रही हो जिसमें से करंट बिजली भी जा रही हो तो उसको नुकसान न झेलना पड़े। तो इस चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी कचरा है उनको वहाँ से दूर करना चाहिए। ठीक है, प्रकाश से जहाँ वो कार्य कर रहा है वहाँ पे प्रकाश जो है अच्छी तरह होना चाहिए, प्रकाश से संबंधित उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसकी आंखों पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या, तापमान से संबंधित जो है वहाँ पे पूरे नियम बने हो। अधिक गर्मी है तो तापमान को कम किया जाए, ठीक है, बहुत अधिक सर्दी है तो तापमान को थोड़ा सा अप किया जाए। इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा हो वहाँ पे। ठीक है, अच्छा और क्या है इसमें, जैसे शौचालय है या पीने का पानी है उनकी पूरी व्यवस्था हो, शौचालय तथा पीने के पानी की व्यवस्था, ये भी इसके अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक है, और इसमें क्या आ जाते हैं, हम बात कर रहे हैं इसकी कार्यस्थल पे स्वास्थ्य संबंधी। अच्छा एक मेन चीज़ और आ जाती है, क्या आती है, नंबर 5 फर्स्ट एड बॉक्स, जो प्राथमिक उपचार बॉक्स होता है, फर्स्ट एड बॉक्स, जिसमें मान लो
कोई कार्य कर रहे श्रमिक को छोटी मोटी चोट आ जाती है तो वही उसी स्थान पे उसको प्राथमिक उपचार जो है दिया जाए। कोई दवाई पट्टी जो भी है वो वहीं पे किया जाए जिससे उसका और ज़्यादा नुकसान न हो। और इसमें क्या जाते हैं, धूल मिट्टी आदि से बचने के लिए या जो उष्मा बन जाती है अंदर उससे बचने के लिए एग्जॉस्ट फैन जो उनको बोलते हैं ना, ऊपर लगे होते हैं एग्जॉस्ट फैन जो है वो होने चाहिए। एग्जॉस्ट फैन जो है वो लगे होने चाहिए। तो ये जो कार्यस्थल पे नियम बने हैं कि ये चीज़ें जहाँ पे श्रमिक कार्य कर रहा है, जिस कारखाने में कर रहा है, ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि उसको कोई भी किसी भी प्रकार का जो है नुकसान न झेलना पड़े। ठीक है, तो ये भी इसके अंतर्गत आ जाता है। और अब इसमें क्या आ जाता है, ये नंबर 2 था कि कार्यस्थल पे। नंबर 3 क्या आ जाता है, मजदूर का जो वेतन है वो समय पर दिया जाए। ठीक है, मजदूर कह दो या फिर श्रमिक है का वेतन, कार्य घंटे और छुट्टियां तथा अवकाश निश्चित करना, ये भी इसके अंतर्गत आता है। अगर ये चीज़ नहीं रहेगी तो किसी भी श्रमिक का बहुत ज़्यादा शोषण किया जा सकता है। कैसे, वेतन का मतलब हो गया उसको सैलरी जो है वो एक निश्चित समय में आनी चाहिए, एक फिक्स डेट होती है उससे पहले या उस तक आ जानी चाहिए ताकि उसको आगे आर्थिक जो है नुकसान न झेलना पड़े या इधर उधर से पैसे न लेने पड़े। कार्य घंटे, ऐसा नहीं है कि किसी श्रमिक को ये कहा भी हाँ मैं तेरे को 8 घंटे कार्य करवाऊंगा और फैक्ट्री में ले जाके उससे 10 घंटे कार्य करवाया गया जबकि पैसे उसको 8 घंटे के दिए गए, तो वहाँ भी तो शोषण हो गया ना। तो इन चीज़ों को कार्य घंटे मतलब उसका जो टाइमिंग है वो भी फिक्स किया जाता है कारखाना अधिनियम 1948 के तहत। वही फिक्स करता है 8 घंटे 10 घंटे जो भी है। 8 घंटे के बाद अगर कार्य करा तो उसको आवर टाइम मिलेगा। ठीक है, ये निश्चित होता है। अवकाश निश्चित करना, 1 साल के अंदर कितने अवकाश दे सकते हैं आप, वो उसमें होता फिक्स हो कि आप 10-15 जितने भी अवकाश हैं आप ले सकते हो। उनको आप अगर 1-1 महीने में लेना चाहते हो उनके लिए रूल है, इकट्ठा लेना चाहते हो तो उनके लिए रूल है। ये सारे रूल बने हैं, उसी आधार पे श्रमिक जो है कार्य करते हैं। तो ये थे कारखाना अधिनियम 1948 में जो है नियम, कारखाना अधिनियम 1948 की बात कर रहे हैं हम। अब इसमें और क्या आ जाता है, नंबर 3 हो गया। चौथा क्या है, श्रमिक के आश्रितों को लाभ देना। ये भी बहुत बड़ी बात है, आश्रितों को लाभ देना। यहां आपने नाम पढ़ा है आश्रित क्या होता है। कोई श्रमिक है, कोई काम कर रहा है फैक्ट्री में, तो उसके आश्रित क्या हो गए, जो उसके ऊपर जीवन व्यतीत करते हैं, उसके बीवी बच्चे, उसके बूढ़े माँ बाप हैं, वो उसमें आश्रित में आ जाते हैं। वो तो उसी के ऊपर डिपेंड है कि वो कमा के लाएगा तभी तो उनको उनका जो चलेगा सिस्टम। तो उनका भी लाभ, उनका लाभ का मतलब क्या है, आपने एक नाम सुना होगा ESI। ठीक है, हर कर्मचारी की सैलरी आती है उसमें से ESI कट के जाता है। तो उसका एक कार्ड होता है कि जब भी उसके आश्रित यानी उसके बीवी बच्चे या माँ बाप जब भी छोटी मोटी बीमारी से जूझ रहे होते हैं तो ESI कार्ड के तहत जो है वो किसी भी हॉस्पिटल जो उसमें लिंक दिया होता है उससे वह जाके इलाज करवा सकता है फ्री। तो ये चीज़ भी दिया हो, जो कारखाना मालिक है उसके तहत उसके द्वारा जो ये सारी चीज़ें हों, ऐसा नहीं है कि उसका शोषण हो रहा हो। तो सीधी सीधी बात ये है कि किसी भी जो श्रमिक है, मजदूर है, उसके शोषण से बचाने के लिए नियम बनाया गया सरकार के द्वारा, कारखाना अधिनियम 1948। अब देखिए इसमें और कुछ क्या आ जाता है, बेसिक सी और बताता हूँ आपको कि मान लीजिए कोई जो मालिक है, कारखाना मालिक है, अगर वो तंग कर रहा है तो दंड के लिए प्रावधान भी बना है। प्रावधान, दंड प्रावधान है। सबसे पहले जो मालिक है, फैक्ट्री का मालिक है, उसके लिए क्या क्या हो सकता है, अगर वह मालिक इन रूलों को, जो कारखाना अधिनियम 1948 है, उनके रूलों को फॉलो नहीं करता है, उनसे उल्लंघन करता है, उन सब का रूलों का उल्लंघन करने पर क्या क्या दंड है। अगर वह पहली बार उल्लंघन कर रहा है
तो पहली बार उल्लंघन कर रहा है तो 3 महीने की कैद, सजा तथा 2,000 रुपये जुर्माना, 2,000 रुपये जुर्माना। अगर वह दूसरी बार उल्लंघन कर रहा है, पहली बार उल्लंघन कर दिया और फिर भी नहीं माना और दूसरी बार फिर उल्लंघन किया है, श्रमिकों को तंग कर रहा है, उनको दिए गए कारखाना अधिनियम 1948 के तहत जो नियम बनाए गए हैं, अगर उनको उल्लंघन कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उनको फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर उसको 6 महीने की सजा, ये डबल हो जाएगा, तथा यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर तीसरी बार कर रहा है फिर भी नहीं माना तो उसको 6 महीने से ज़्यादा सजा, 6 महीने से ज़्यादा सजा तथा प्रतिदिन 150 रुपये जुर्माना, ये उससे भी ज़्यादा पड़ेगा 5,000 से, ठीक है, प्रतिदिन 150 रुपये जुर्माना। ये है जो मालिक है वो अगर उल्लंघन कर रहा है, दंड के लिए प्रावधान है। अगर वह नियमों को फॉलो नहीं कर रहा है तो जरूरी नहीं है मालिक तो फॉलो कर रहा है लेकिन श्रमिक फॉलो नहीं करे, ये भी तो हो सकता है कि श्रमिक फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, ये कर रहा है लेकिन श्रमिक नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी है, उनके लिए क्या रूल है। अब श्रमिक की बात करते हैं हम, जो काम करते हैं उनके लिए। पहली बार अगर वह उल्लंघन करते हैं तो उनको 20 रुपये जुर्माना है, ठीक है। अगर दूसरी बार करेंगे तो 3 महीने की सजा, 3 महीने की सजा तथा 50 रुपये जुर्माना। तो ये श्रमिकों के लिए भी कुछ इसमें रूल बनाए गए हैं। तो उम्मीद करता हूं मैं जो कारखाना अधिनियम 1948 आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इस रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने सभी इसमें बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे अगला जो अधिनियम है प्रशिक्षु अधिनियम 1961 तथा और भी है इसमें, जैसे मैंने अभी प्रसूति अधिनियम भी बताया था, इस तरह से 5-6 अधिनियम वो सभी 1 बाय 1 मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।